न्यू कीवर्ड से भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और खाली ब्रैकेट लिख देंगे तब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि हम इसके अंदर जो वैल्यू लिखेंगे वो की वैल्यू की फॉर्म में आएगी। एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं। हाँ, सेम वैसे जैसे CSS में लिखते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसमें की और वैल्यू होती है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और ये वैल्यू। तो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं और अगर हमें प्रिंट करवाना है तो इसके नाम से यानी कि ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नाम इक्वल्स टू वैल्यू लिख देंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी ऐड हो जाएगी। अगला डिलीट का है, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कीवर्ड यूज होगा और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट डॉट प्रॉपर्टी का नाम तो वो प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। मल्टीवर्ड्स हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हम स्पेस भी दे सकते हैं प्रॉपर्टी के नाम के बीच में, लेकिन फिर वो कोड्स के अंदर आएगा। और ऐड करना है तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। यूजर से इनपुट करवाना है डेटा तो यूजर से इनपुट करवाओ एक वेरिएबल के अंदर और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये क्या है? ये एक वेरिएबल है, प्रॉपर्टी का नाम है लेकिन ये प्रॉपर्टी वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? मान लो उसने कंप्यूटर दिया तो यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम यूजर दे रहा है। प्रॉपर्टी की शॉर्ट एंड वैल्यू क्या है? जैसे अगर हम रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हमने लिखा नेम और मार्क्स। नेम के आगे नेम क्यों लिखा है? क्योंकि हम ये नेम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट से ले रहे हैं। तो जब हम नेम कोलन नेम लेते हैं, ये है प्रॉपर्टी का नाम और ये है वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, सिर्फ नेम लिख लो। नेम कॉलन नेम की बजाय खाली नेम लिख दो, ये सेम है। चेक प्रॉपर्टी फॉर एग्जिस्टेंस, ये हम करते हैं। तो चेक करना है हमने कि प्रॉपर्टी अवेलेबल है भी या नहीं ऑब्जेक्ट में। इसको मैं JS के नाम से ही बना रहा हूँ क्योंकि HTML हम नहीं कर रहे इसमें कुछ। JS के नाम से मैंने बनाया और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने डाला नेम कॉलन ए कॉमा एज कॉलन 20। ये एज और नेम डाल दिया। अब हमें इसको क्या करना है? चेक करना है कि इसके अंदर एज है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे console.log स्टूडेंट। चेक के लिए हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे एज, मतलब स्टूडेंट की एज जो है वो 20 है या नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा? यस और नो में आंसर हमें देगा, बूलियन वैल्यू। और यहाँ पे हमें मिल गया है ट्रू, यानी कि ये वैल्यू है, ऐसी एज है। अब ये जो हमने लिखा है इससे चेक तो हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक और ऑपरेटर है इन। देयर इज अ स्पेशल ऑपरेटर इन। इससे क्या होता है? चेक ही होता है। जैसे कि यहाँ पे तो हमने वैल्यू को चेक किया है, मतलब ये चेक कर रहा है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं पहले कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल्स टू 20, क्या स्टूडेंट के मार्क्स 20 हैं? मार्क्स तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ भी रिटर्न नहीं किया इसने, फॉल्स भी नहीं किया और कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे क्योंकि वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि उसने फाइंड नहीं करा या है ही नहीं है प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या इस नाम की, मार्क्स के नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं। तो उसको हम करेंगे इन से चेक। पहले प्रॉपर्टी है हमारी मार्क्स, फिर इन, और फिर जो कोड्स के अंदर आएगा। वैसे तो ये भी कोड्स के अंदर आने चाहिए थे, ये स्ट्रिंग है। तो रन करा हमने तो यहाँ पे फॉल्स दे रहा है क्योंकि वो है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे नेम को चेक करता हूँ, क्या नेम स्टूडेंट के अंदर है, तो नेम को ये ट्रू दिखा रहा है। कोड्स हटाए हमने यहाँ पे और चला रहे हैं तब भी चल रहा है, लेकिन बेस्ट है कि हम यहाँ पे कोड्स दे दें। क्लियर हुआ? ओके। फॉर लूप हमने देख लिया था कि फॉर लूप का मतलब है इटरेट करना, यानी कि ऑब्जेक्ट की को और वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। फॉर इन लूप, इसमें हमें कोई नंबर ऑफ कंडीशंस नहीं देखनी, वो अपने आप जितनी वैल्यू उतनी बार चल जाएगा। फॉर लूप के बाद जो सिंटेक्स है वो है ये वाला। ये कह रहा है कि अगर आपने जो की है वो इंटीजर रखी है, करके देखते हैं, इंटीजर वैल्यूज इन की, लेट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कलर्स के नाम से, इक्वल्स टू
और यहाँ पे मैंने लिखा 1 रेड, एक कलर का नाम लिख दिया 1 पे, और फिर मैंने लिख दिया 5 येलो, और एक और लिख दिया मैंने 2 पे, ग्रीन ब्लू लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये लिख दिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कलर की सीक्वेंस है ये कोई ऑर्डर में नहीं दिया हमने, 1 2 नहीं लिखा, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे कलर्स को, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर होती हैं वो अपने आप ही सीक्वेंस में ही आती हैं। तो पहले 1 आया, फिर 2 आ गया, भले ही हमने 2 बाद में लिया था। तो इंटीजर की वैल्यू, अगर हमने की को इंटीजर रखा है तो इट ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा वो, यानी कि छोटे से बड़े में अपने आप अरेंज हो जाएगा, लेकिन ये केवल नंबर के लिए। तो वही चीज यहाँ पे दिखा रखी है। अगला है ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करने से पहले हम देखते हैं वेरिएबल को कॉपी कैसे करेंगे। एक वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के अंदर हमने a डाल दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा a को और b को, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी सर? दोनों की 10 ही होनी चाहिए। हाँ, दोनों की सेम ही होगी वैल्यू, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, b की वैल्यू को 20 कर दिया। अब बताओ क्या प्रिंट होगी? तो 10 हो रही है सर, 10। क्यों? हमने 20 तो बदल दिया। देखो यहाँ पे हमने a में 10 डाला है, b में भी अच्छा, वही डाल दिया जो a में है, यानी कि दोनों में 10 आ गया। फिर b में हमने बदल दिया। तो क्वेश्चन ये है कि b में तो बदलेगा, तो क्या जो b में बदला है वो a में बदलाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे? चलो चेक करके देखते हैं। तो a में बदलाव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इसको बोलते हैं हम, ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये जितने भी इंटीजर वाले हैं ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम रेफरेंस डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, और उसके अंदर सेम यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, सेम यही वाली, नेम और एज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 2 बना रहा हूँ, लेट obj2 इक्वल्स टू obj1, दोनों को मैंने सेम कर दिया। दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, obj1 में क्या है और obj2 में क्या है। तो दोनों में सेम ही वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 में बदलाव कर देते हैं, ऑब्जेक्ट 2 डॉट एज इक्वल्स टू 50। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो किस में मैंने बदलाव करे हैं, 2 में। क्या 1 में बदलाव आएंगे? तो यहाँ पे 1 में भी चेंज हो गए, दोनों में सेम चेंजेस आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम रेफरेंस कॉपी। रेफरेंस कॉपी का मतलब है चेंज इन वन रिफ्लेक्ट इन अनदर, एक में चेंज करोगे दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कॉपी कर लिया और उनका काम खत्म। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस से, उनका जो मेमोरी का एड्रेस है वो सेम है। समझ में आया या इसको डायग्राम से समझाऊं? तो समझ में आ गया ये। चलो बढ़िया। अब आता है कंपैरिजन। ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को कैसे कंपेयर करोगे, चेक करते हैं। सर जैसे कि एक बात पूछूं सर, ये ऑब्जेक्ट सर कैसे यूज होंगे, जैसे अगर हम HTML में यूज करने लगे? HTML में कैसे यूज होंगे? HTML में जैसे एरे का कंसेप्ट है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। एरे में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर करेंगे, ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट में करते हैं। लेकिन खाली HTML में, क्योंकि ये सब ना एडवांस टॉपिक्स हैं, बेसिक्स चीजों में ये यूज भी नहीं होते। अब एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस का मतलब है कि आप डेटाबेस को रीड कर रहे हो। जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस में हम स्कूल का ही डेटा मान लेते हैं, तो स्कूल का डेटा में क्या है, उसका नाम है, एज है, वो सारी जो डिटेल्स है। मार्क्स हो गए। तो वो जो तुम डिटेल्स फैच कर रहे हो डेटाबेस से, वो डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते, वो हम ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाओ, फिल्टर करवा दो कि भाई सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स हो, या वो नाम रिकॉर्ड वो स्टोर हो जिनकी मार्क्स 80 से ज्यादा है, मतलब फिल्टर वगैरह करना है। तो वो हम
डेटाबेस का जो डेटा है वो हम रीड करते हैं और उसको फिर ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दें और फिर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे। तो बजाएगी कोई एक क्वेश्चन एचटीएमएल से भी करा दो। ठीक है, बन जाएगा। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन तो कंपैरिजन सर ऑब्जेक्ट क्या है? कंपैरिजन मतलब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, अब हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट obj3 इक्वल्स टू obj1। तो ये बताओ ऑब्जेक्ट 1, 2 और 3 ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, क्या तीनों सेम है अलग अलग हैं? जी सर सेम है। तीनों सेम आ रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो पहले में फॉल्स दिखा रहा है, ये कह रहा है 1 और 2 आर नॉट सेम, लेकिन 1 और 3 को ये सेम दिखा रहा है। तो होता क्या है, जब हम इसकी कॉपी करते हैं, जब हम इसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो ये रेफरेंस कॉपी है। रेफरेंस का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस से। दोनों का जो मेमोरी का एड्रेस है वो सेम हो चुका है, और ये जो चेक कर रहा है ये मेमोरी एड्रेस को भी चेक करता है, लेकिन इसका मेमोरी का एड्रेस अलग है, इसका मेमोरी का एड्रेस अलग है। तो इसीलिए इन दोनों को वो अलग अलग ट्रीट करता है, तो सेम नहीं दिखाएगा। तो ये है ऑब्जेक्ट की कहानी। अब ये सब चीजें यूज होती हैं HTML के साथ कि हम डेटाबेस को रीड कर रहे हैं, फिर उसमें हमने कंपैरिजन करना है, तो वहां पे भी यूज होता है ये। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? डिलीट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? देखते हैं डिलीट कैसे करेंगे। इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट और इसको हमें करना है डिलीट। तो डिलीट के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे एक और ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। लेट obj2 इक्वल्स टू obj1। तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 1 को डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट करने के लिए इसमें सीधा सा ऑप्शन होता है कि नल डाल दो। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट करवाऊंगा तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली नल करेगा, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, तो नल वैल्यू आ गई। लेकिन क्या अगर हम ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा? तो ये क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस के लिए, रेफरेंस का मतलब था कि अगर हम चेंज कर रहे हैं कुछ तो दोनों में चेंज होंगे, ऐड कर रहे हैं एक में तो दोनों में ऐड होंगे। लेकिन नल लिख दिया अगर हमने तो ये केवल एक में ही नल आएगा, दूसरे में नल नहीं आएगा। दूसरे में क्या आएगी? वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, उसकी डिलीट नहीं होगी। नल का मतलब ओनली उसी में डिलीट होगा जिसमें हमने नल लिखा है, दूसरे में नहीं आएगा। इस तरह से हम डिलीट करते हैं। अगला लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स नहीं आते, यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा हमने प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन भी डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है क्रिएट फंक्शन इनसाइड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फंक्शन बनाना है, तो क्या लिखेंगे? लेट obj1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट और फिर से वही सेम चीज है। और अब मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखेंगे? सीधा फंक्शन का नाम लिख देंगे। चलो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन के आगे ब्रैकेट तो लिखते लिखते हैं, और इस फंक्शन की बॉडी भी होती है, तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख दिया? इसकी बॉडी लिख दी। यहाँ पे कॉमा नहीं आया। मैसेज प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट लॉग करके, आई एम डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है जी, तो ऐसे हमने फंक्शन भी बना दिया। और अगर इसको अब कॉल करना है कंसोल डॉट लॉग करके और इसको प्रिंट करवा दो, obj1 को करवा देते हैं, तो वो सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी जैसे हमने स्टोर करी थी। लेकिन हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है तो ऐसे कॉल कर सकते हैं, खाली फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट थी वही आ रही है। अनडिफाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि अच्छा यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा ना, यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। फंक्शन को कॉल करना अलग तरीका होता है, डिस्प्ले करना अलग होता है। तो हमने console डॉट लॉग नहीं लिखना चाहिए था, सिंपल फंक्शन को कॉल करना चाहिए था। तो ये कॉल करा और ये console डॉट लॉग करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा, तो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है इसमें, ये जो नेम था और एज है ये डिस्प्ले करवाना है।
तो आई एम डिस्प्ले फंक्शन, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ माय नेम इज, नेम लिखेंगे, नेम प्रिंट करवाने के लिए नेम ही लिखेंगे, लेकिन ये तो दे रहा है एरर, यहाँ पे एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि नेम नहीं पता क्या है। तो नेम को हम यहाँ पे अगर डिस्प्ले करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं नेम को डिस्प्ले, यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट मार्क्स, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ करवाते हैं। तो यहाँ के पर साथ। भी वही चीज आएगी, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट वन फिर डॉट नेम। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसने लिख दिया माय नेम इज जेएस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, माय स्पेस देके माय माय एज इज एज इज, और यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट वन डॉट एज। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ चुका है। अब ये जो लाइन है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट वन ना लिख के दिस लिख देंगे। दिस क्या होता है, दिस कीवर्ड है जो कि अपने ही सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का नाम देने की जरूरत नहीं है, दिस लिख देंगे। अब ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो ये चल जाएगा, और यहाँ पे भी लिख देते हैं दिस। ऑब्जेक्ट वन से भी चल जाएगा और दिस से भी चल जाएगा, ज्यादातर जो इजी तरीका है वो दिस वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा दिस कीवर्ड, दिस को कैसे यूज करना है, बस इसके अंदर केवल इतना ही है। और यहाँ पे एक दिखा रखा है कॉल करने का तरीका, जिसको हम नेम लिखेंगे तो ये नेम मतलब डिस्प्ले किया है और इसके अंदर वेरिएबल लिया है, वेरिएबल के अंदर कैसे कर दिया, दिस स्क्वायर ब्रैकेट ए, ए में क्या है नेम है, तो नेम रिटर्न कर देगा ये।